पोटेंशियोमीटर का तीसरा यूज अब स्टार्ट हो रहा है और इसमें है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये थोड़ा अलग सा है, बाकी दोनों आसान थे, कंपैरिजन कराते ही नल पॉइंट निकालते ही और फॉर्मूला लग जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा तुम्हारा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम याद करो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वो मैं पहले ही बता दूँ। जब हमने रिलेशन देखा था कि ई बी और स्मॉल आर में रिलेशन, ठीक है ना, तो उसमें एक फॉर्मूला आया था, एक तो आया था बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये तो फेमस इक्वेशन होती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक हमने निकाला था कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई बाई बी माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला निकाला था। मैंने कहा था केवल एक जगह ये यूज होता है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ यही पे है, यहाँ पे इसका यूज होना है, ठीक है। हम आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगवाएंगे सेल में, साथ ही साथ हम उसका ईएमएफ भी नापेंगे, हम उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी नापेंगे और तब इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक। तो जिस सेल का, देखो सबसे पहले तो संरचना में क्या होगा, एक पहला स्टेप है चित्रानुसार प्राथमिक परिपथ बना लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी सर्किट होता है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जैसे नहीं प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक पाठशाला, ये इस तरह। उसके बाद जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, क्योंकि मुझे आर चाहिए ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है वो एक सेल लगाएंगे। सेल का पॉजिटिव जो है वो वहीं जुड़ेगा ए पर, ये बात इसमें लिखी नहीं है लेकिन लिख सकते हो तुम इसमें, और कुंजी के जोड़ देते हैं। तो इसके समांतर क्रम में यानी कि ऐसे एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देंगे और एक इसके साथ कुंजी के जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद सेल व कुंजी के दूसरे सिरों को धारामापी गैल्वेनोमीटर की सहायता से जॉकी से जोड़ देते हैं। बाकी फिर आगे वही है कि मतलब इनको आपस में कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर की सहायता से जॉकी से कनेक्ट कर देंगे और जॉकी मूव कर सकती है इधर से उधर कहीं भी। समझ लो ये सब क्या है, ये कैपिटल आर यहाँ से मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना, यहाँ से वो प्रतिरोध निकालोगे जो भी निकालना है तुम्हें, ये कैपिटल आर हो गया। अच्छा, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब कब बनते हैं? ईएमएफ तब बनता है जब सेल में कोई धारा न बह रही हो। देखो इस फॉर्मूले में देखो, अगर सेल में धारा नहीं है तो आई जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, बी इज इक्वल टू ई भी तो हो जाएगा। और अगर सेल में धारा बही तो उस केस में ये अमाउंट कम हो जाएगा, तो हमारा तब क्या नपेगा, तो हमारा वी नपेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वी हमेशा जो है वो ई से कम होता है। जैसे ही तुम करंट बहाना शुरू करोगे, सेल के ऊपर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और जब नहीं धारा बह रही है तो उस केस में वो ईएमएफ के बराबर होता है। तो कैसे कैसे हम ईएमएफ नापेंगे और कैसे कैसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे, वो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो तुम जरा इस चीज़ को ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ और इसमें जो है वो डायग्राम को जो है पूरा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है, ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स हो गया, ये कुंजी हो गई, ये ले आए हम यहाँ पे, ठीक है ना। इनको हमने, इसका दूसरा सिरा हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर से ये जॉकी कनेक्ट कर दी। जे हालांकि पहले से लिखा है क्योंकि पुराना डायग्राम बना हुआ है, अदरवाइज जहाँ पर ये जोड़ोगे वहीं पे जे जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारा जो है वो कंस्ट्रक्शन हो गया। इसका कार्यविधि अब कैसे करेंगे, तो देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई बाई बी माइनस वन। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या है, हम ईएमएफ नापने की कोशिश करते हैं। ईएमएफ कब नपता है, ईएमएफ तब नपता है जब सर्किट से करंट न बहे। तो हम क्या करेंगे, कुंजी के को खुला रख देंगे। के को खुला रखने पर जब तुम इसे कनेक्ट ही नहीं करोगे तो ये ब्रांच इतनी बेकार हो जाएगी, कोई काम की नहीं है इस टाइम पे यहाँ, ठीक है ना। तो के को खुला रखते हैं और नल पॉइंट, अब नल पॉइंट ढूंढ लो। तो जब तुम नल पॉइंट ढूंढ रहे हो और केवल सेल लगा हुआ है सर्किट में, तो इस टाइम पे क्या नपेगा, इस समय ईएमएफ नपेगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर नल बिंदु की स्थिति पता कर लेते हैं। यदि नल बिंदु L1 लंबाई पर प्राप्त होता है तो उस केस में हमारा ईएमएफ नपेगा। तो E इज इक्वल टू के L1, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। ध्यान से देख लो, जब नल पॉइंट है तो सेल में करंट नहीं बह रहा है। वैसे अगर इधर नल पॉइंट ढूंढ रहे हो, इधर उधर लगाओगे तो करंट बहेगा, लेकिन जब बैलेंसिंग आएगी उस टाइम पे करंट थोड़ा ना बह रही इसमें। तो वही फॉर्मूला V इक्वल टू ई माइनस आई आर, आई जीरो पुट हुआ तो उस समय ईएमएफ नपेगा। अब हम क्या करेंगे, के को बंद कर देते हैं।
के को हमने बंद कर दिया, तो अब क्या हुआ, ये सर्किट में आ गया। और इसमें से कुछ की निकाल देंगे तथा प्रतिरोध बॉक्स में से एक कुंजी निकाल देते हैं, ठीक है ना। इसमें से जब तुम निकाल लोगे एक कुंजी, मान लिया 2 ओम निकाल लिया, तो अब ये सेल जो है 2 ओम में करंट बहाना शुरू करेगा। ये कंज्यूम करना स्टार्ट कर, प्रतिरोध का काम ही होता है धारा को खर्च करना, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को खर्च करना। तो ये सेल जो है इसके थ्रू करंट बहाने लगेगा। अब फिर से नल पॉइंट, पुनः नल पॉइंट वही की स्थिति पता कर लेते हैं, यदि नल बिंदु L2 लंबाई पर प्राप्त होता है तो अब तुम देखो, जब नल पॉइंट मिलेगा, तो नल पॉइंट जब मिलेगा तो बैलेंसिंग इसके साथ तो है, लेकिन इसके अंदर करंट बह रही है, और सेल से अगर करंट बह रही है तो उसके सिरों पर जो मिलता है विभवांतर वो क्या होता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस समय नल पॉइंट में इस सर्किट में तो नहीं बह रही है करंट, लेकिन इंटरनली यहाँ बह रही है, तभी तो हमें टीपीटी नपेगा कि सेल में से करंट बहनी चाहिए। तो उस समय जो है वो हमारा क्या नपेगा, V इक्वल टू नल के हिसाब से KL2, ये हमारे पास टीपीटी आएगा, ठीक है ना। मतलब इस केस में EMF इसलिए है क्योंकि V इक्वल टू E माइनस IR लिया और I 0 है यहाँ पे, तो इसलिए V इक्वल टू Q हो गया। इस समय क्या है, V इक्वल टू E माइनस IR, और करंट बह रही है, ये अमाउंट घटेगा इससे, इसलिए हमारा यहाँ पे V नपेगा, यहाँ पे एक्चुअली E नपेगा। तो E और V जब पता लग गए, अब we know that फॉर्मूला क्या होता है, R is equal to capital R E by V minus 1, substituting from first second, तो ये वाली वैल्यू सर को, तो स्मॉल r is equal to capital R KL1 upon KL2 minus 1, K कैंसिल, तो स्मॉल r is equal to capital R L1 by L2 minus 1, ठीक है ना। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाता है। इसमें प्रैक्टिकल में क्या है, जितनी की निकाली थी तुमने वो रेजिस्टेंस यहाँ पुट कर देना है, जो 2 नल लेंथ लाए हैं वो यहाँ पुट कर देना है, फॉर्मूले में रखोगे और कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो निकल जाता है, ठीक है ना। लैब में अगर ये करा जाएगा तो केवल L1 L2 निकाल के वो फॉर्मूला, प्रैक्टिकल बनाए जाते हैं ना तो केवल ये फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर उसके सिद्धांत में जाके थोड़ा और प्रूफ भी दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पूरा पढ़ना था इसे, तो हमें पूरा कैसे जो सर्किट बनेगा, और सर्किट भी इसमें क्या है, एक बार सेल अकेला भी जोड़ सकें हम, एक बार हम उसमें करंट भी बहा सकें, इस हिसाब से हमने सारे जो चाहिए था उसी हिसाब से हमने यहाँ पे सर्किट बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा विभव मापी का यूजेस जो है वो कंप्लीट, तीनों यूज कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक।